हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सब संबंध सूचक शब्द। ऐसा शब्द जो संबंध बताता है। तो किसका किससे संबंध बताता है, इसको हम डेफिनेशन से समझते हैं। फिर इसके बाद में इसके रूल्स भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, तो इसलिए इसको प्रेपोजिशन बोलते हैं, क्योंकि ये किसी की पोजीशन से पहले आता है। ठीक है, टू शो द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। तो रिलेशन बताता है किसका, नाउन और प्रोनाउन का, किससे बताता है, विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे शब्द से ये संबंध बताता है। ठीक है, तो संबंध सूचक शब्द ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयोग होता है तथा उस संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी दूसरे शब्द से करता है। तो संबंध सूचक शब्द कहने का मतलब कि ये नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द से संबंध बताते हैं। तो ये तो हुआ इसका पहली बात, संबंध सूचक शब्द कहना। और प्रेपोजिशन कहते हैं क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयोग होता है, उसकी प्री पोजीशन में आता है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। तो एक बार फिर डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। Preposition is a word used before a noun or pronoun to show the relation of noun or pronoun with some other word in the sentence। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छे से इसको पॉज करके और वीडियो में इसकी डेफिनेशन को दोनों तरीके से लिख लेना। हम इसको पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं इस डेफिनेशन को। देखो, जैसे आई सॉ हिम इन अ केव। यहाँ पे ये जो इन है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये इस केव का हिम से संबंध बता रहा है। ठीक है, अब सेम देखते हैं, द कंप्यूटर द टेबल। इसका संबंध कौन बता रहा है, इस कंप्यूटर का और इस टेबल का संबंध, इन दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है। तो हिम और केव, इन दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, इन बता रहा है। तो ये इन क्या है, प्रेपोजिशन हुआ। फिर आगे हम लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है, और टेबल, इन दोनों के बीच में द कंप्यूटर इज, अब मान लीजिए ऑन हटा दिया जाता है वाक्य में से, द टेबल बन जाता है, द कंप्यूटर इज द टेबल, तो अर्थ ही नहीं बनेगा वाक्य का। प्रेपोजिशन जैसे ही आता है तो एक एग्जैक्ट अर्थ बन जाता है कि द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, कंप्यूटर है वो टेबल पर है। तो द ऑन जो है ये किसका संबंध बता रहा है, टेबल और कंप्यूटर के बीच में संबंध को बताता है, इसलिए इसको संबंध सूचक शब्द या प्रेपोजिशन कहा जाता है। इस उदाहरण से आपको इसका यूज भी समझ में आ गया होगा, दैट व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर लैंग्वेज। क्यों जरूरी है, इसके बिना क्या गड़बड़ हो सकती है, वी कैन इजीली अंडरस्टैंड विद दिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके, ठीक है, सबसे पहले हम इन को देखते हैं, इन प्रेपोजिशन को समझते हैं, इसके क्या क्या यूज है। मैंने बहुत ही आसान भाषा में इसको पूरा समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे एक बार इसको रोक लेना, वीडियो को रोक करके, और फिर एक एक पॉइंट को लिख लो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, सबसे पहला, किसी निश्चित स्थान के भीतर वस्तु की स्थिति को बताने के लिए, किसी भी निश्चित स्थान के भीतर, मान लीजिए ये कोई रूम है, रूम के अंदर किसी चीज को बताना है, तो चार दीवारी के अंदर, जिसको आप सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक है, आप क्या कहेंगे, सराउंडिंग में किसी चीज का होना या कन्फाइनमेंट में किसी चीज का होना। कन्फाइनमेंट होता है उसके अंदर किसी चीज के होने को बताना है, तो इनका यूज होता है। दूसरा, बड़े शहर या देश से पहले, किसी भी देश के नाम से पहले, जैसे हम कहते हैं ना कि वह लंदन में रहता है तो ही लिव्स इन लंदन होगा। ठीक है, वह राजस्थान में रहता है तो ही लिव्स इन राजस्थान होगा। बड़े शहर या देश से पहले, ही लिव्स इन कनाडा।
तो इन कनाडा हो गया। महीने, साल और मौसम, मतलब मंथ कोई भी हो गया। जैसे ही वॉज बॉर्न इन मे, ही वॉज बॉर्न इन मे, महीने से पहले हो गया। साल से पहले तो ही वॉज बॉर्न इन मे इन 1997, साल भी हो गया। इन, अब मान लीजिए मैं कहता हूं विंटर, सर्दियों में उसका जन्म हुआ था, ही वॉज बॉर्न इन विंटर। तो ये तीनों चीज आ गई यहां पर। आगे ये फिक्स है, देखो, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग, तीनों याद रखने हैं। बोलिए, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, ये फिक्स फ्रेज होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कपड़ों को बताने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहता हूं कपड़ों को कैसे बताएंगे, जैसे मैं कहता हूं शी इज इन रेड ड्रेस, वह रेड ड्रेस में है। शी इज इन रेड ड्रेस, आपने ड्रेस बताई ना, इस सेंस में इसका यूज होगा। फिर आगे देखते हैं समय सीमा बताने के लिए। समय सीमा बताते हैं, मैं कहता हूं यह काम तुम्हें 2 घंटे में करना है, ठीक है, तो 2 घंटे में करना है, ये समय सीमा आप बता रहे हो, तो यहां पर भी इनका यूज होगा। जैसे यू हैव टू डू दिस वर्क इन 2 आवर्स, 2 घंटे में करना है। आई बात समझ में, ये हो गया समय सीमा बताने के लिए। यहाँ पे इन और इनसाइड को भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। लगभग किसी चीज के कन्फाइनमेंट में अंदर होने की स्थिति, चार दीवारी में या अंदर होने की स्थिति है, तो वहां पर इन और इनसाइड का यूज होता है। मैंने बताया ना कि मान लीजिए ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बलून है, तो द बलून इज इन द बॉक्स और इनसाइड द बॉक्स, बोथ आर करेक्ट। इन और इनसाइड, ये मान लीजिए बलून है और बॉक्स में है, तो इन द बॉक्स और इनसाइड द बॉक्स बोथ आर करेक्ट। लेकिन डिफरेंस कहां पर है, इनसाइड जब फिजिकल कवरेज होती है, सराउंडिंग होती है, तब यूज होती है। जैसे वी आई एम इनसाइड माई ऑफिस, लेकिन मैं कहता हूं ही लिव्स इन अमेरिका, तो वहां पर इनसाइड अमेरिका नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ फिजिकल सराउंडिंग और कन्फाइनमेंट। तो फिजिकल कवरेज अगर होती है तो इनसाइड, इनकी जगह इनसाइड का यूज कर सकते हैं। वर्ड एक इस सेंस में यहाँ पर अंदर होने की स्थिति में इन और इनसाइड का यूज होता है, ये कॉमन बात है। लेकिन फिजिकल सराउंडिंग होनी चाहिए इनसाइड के लिए, तब इनसाइड का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अब देखते हैं एक एक करके। आई रेस्टेड इन द वेटिंग हॉल, ये क्या हुआ, सराउंडिंग, ठीक है, ये हुआ सराउंडिंग, वेटिंग हॉल, रेस्टेड, इन आ गया ना यहाँ पर, तो किसी चार दीवारी के अंदर हो गया। शी लिव्स इन द यूएसए, ये किसी कंट्री का नाम हो गया, किसी देश, है ना, या फिर बड़ा शहर हो गया, उसके नाम से पहले इनका यूज होता है। ही वॉज बॉर्न इन सेप्टेम्बर, तो इन सेप्टेम्बर अंडरलाइन कर लो, ये हुआ मंथ से पहले इनका यूज होना। शी वॉज इन रेड ड्रेस, ये हो गया ड्रेस बताने के लिए। ही वॉज इन ब्लेजर, शी वॉज इन, शी वॉज इन ब्लू गाउन, तो ये क्या हुआ, ड्रेस बताने के लिए। आई शैल फिनिश इट इन 2 डेज, 2 दिनों के अंदर अंदर खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया समय की सीमा बताने के लिए इसका यूज, आया समझ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एट का यूज। देखिए यहाँ ये समझ लेना है कि जितने भी ये प्रेपोजिशंस है, इनके जो रूल्स है वो रूल्स एक लिमिट है, इससे एक दो ज्यादा रूल्स आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रूल नहीं बना किसी वर्ड में, तो उसको फिक्स प्रेपोजिशन में डाल दिया गया, तो उसका हम वीडियो अलग से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, एट को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एट को देखते हैं, एट कहाँ यूज होता है, ठीक है। किसी गांव, छोटा नगर या कॉलोनी से पहले, क्या हुआ, विलेज, ठीक है, या कोई टाउन हो गया, या फिर
कॉलोनी हो गई। इनसे पहले एट का यूज होता है। ठीक। अब दो स्पेस दे दिए, मान लीजिए कि बीकानेर दे दिया, ठीक है, और साथ में एक मान लो राजस्थान भी दे दिया। अब दोनों में जो छोटा है उससे पहले एट का यूज होगा, और जो बड़ा है इससे पहले इन का यूज होगा, ये याद रखना है। लेकिन गांव है तो एट का ही यूज होगा, जैसे ही लिव्स एट रामसर, गांव का नाम है तो एट ही आएगा, एट एमपी कॉलोनी। आई बात समझ में? कॉलोनी है, गांव है, तो एट का यूज होगा। लेकिन अगर दो प्लेसेस दे रखे, स्थान के नाम दे रखे, तो जो बड़ा है उससे पहले इन, और जो छोटा है उससे पहले एट का यूज होता है निश्चित स्थान बताने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे ही इज एट हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस है, निश्चित स्थान हो गया। यहाँ पे सराउंडिंग नहीं, लोकेशन एग्जैक्ट बता रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ आई एम एट द फ्रंट डोर, मैं फ्रंट डोर पे हूँ। शी इज एट पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस है। आई एम एट स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ। तो फिक्स स्थान बताना है तो एट का यूज होता है। अब इसके बाद में एक और रूल यहाँ पर नोट कर लीजिए, इसी के साथ में यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल है, वो है घड़ी का समय। घड़ी का समय ये बताना है। तो जैसे एट 4 AM, या फिर एट 6:30, एट 6:30, तो घड़ी का समय बता रहे हो तो एट का यूज होता है। जैसे महीने, साल, इससे पहले इनका यूज किया, एट का यूज कहाँ होगा? घड़ी का समय अगर बता रहे हो ना, एट सो एंड सो टाइम, एट 12 o'clock, एट 1:30, ठीक है, तो वहां पे एट का यूज होगा। वस्तुओं की दर या रेट बताने के लिए, किसी चीज की आप अगर रेट बता रहे हो, दर बता रहे हो, तो एट का यूज होता है। ये अभी एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये मैंने 20 रुपए किलो खरीदी, तो आई बॉट इट एट 20 रुपीज अ किलो, दर बता रहे हो, रेट, तब वो एट का यूज हुआ। ये आपको फिक्स याद रखना है, एट डॉन, एट नून, एट नाइट, या एट मिडनाइट, एट मिडनाइट का यूज होगा। डॉन हो गया, डस्क हो गया, है ना, गोधूली बेला हो गई, डॉन का भोर, सुबह से पहले हो गया भोर का समय, नून हो गया, मिडनाइट हो गया, या नाइट हो गया, तो एट का यूज होगा। बिगिनिंग और एंड से पहले हमेशा एट द बिगिनिंग होता है या एट द एंड होता है, याद रखोगे, ये एट का यूज है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। ही लिव्स एट एमडीवी कॉलोनी, तो कॉलोनी के नाम से पहले हमेशा एट का यूज होता है, याद रखना। कॉलोनी के नाम से पहले एट का यूज, इन एमडीवी कॉलोनी नहीं होता है। हम बोलने में तो क्या बोलेंगे कि वह मुरलीधर व्यास कॉलोनी में रहता है, एमडीवी कॉलोनी में रहता है, लेकिन मैं का सेंस लेकर के आप इन यूज मत कर देना, एट का यूज होगा। ही लिव्स एट गांधीनगर, ठीक है, वह गांधीनगर में रहता है। आई एम एट द हॉस्पिटल, ठीक है, एट द हॉस्पिटल डेफिनेट स्पेस, ये क्या होता है? डेफिनेट प्लेस बताना है, तो एट का यूज होता है। द शॉपकीपर सोल्ड इट एट 30 रुपीज अ किलो, 30 रुपीज, 30 रुपए किलो, रुपए किलो की दर से, 30 रुपए किलो की दर से रेट बता रहे हो, एट 30 रुपीज अ किलो। ऐसे वाक्य डेली यूज के सेंटेंसेस है ये। आपको अगर सही तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लेना। डेली बोलते हैं हम ऐसा सेंटेंस, इसलिए इनका सही यूज भी, हमें प्रेपोजिशन का सही यूज सीखना जरूरी है। आई वोक अप एट डॉन, मैंने बताया ना, डॉन, डस्क, है ना, नून, नाइट, मिडनाइट, इससे पहले हमेशा एट का यूज होता है। आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। अ गर्ल डांस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन, तो एट द बिगिनिंग, एट द एंड, फिक्स फ्रेज है, याद रखना होगा, एट द बिगिनिंग, एट द एंड। ये देखिए
सैंपल फिक्स प्रेपोजिशन आपको कुछ बता रहा हूं। अब वो क्या है, देखिए जैसे स्कॉफ एट, किसी की मजाक उड़ाते हैं ना, व्हाई आर यू स्कॉफिंग एट योर यंगर ब्रदर, हु इज नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, डोंट लाफ एट द पुअर, ये फिक्स प्रेपोजिशन है, इसका कोई रूल नहीं है। उस पर मत हंसो, पर का सेंस दे रहा है, एट यूज किया, उसकी मजाक मत बनाओ, है ना। डोंट स्कॉफ एट हिम, डोंट मॉक एट हिम, एट यूज हो रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिक्स प्रेपोजिशन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें विद एग्जांपल एक एक फिक्स प्रेपोजिशन हम अच्छे से समझेंगे। शाउट एट, जैसे मैं कहता हूँ डोंट शाउट एट योर ब्रदर, अपने छोटे भाई पर मत चिल्लाओ। या मैं कहता हूँ लुक एट दिस पिक्चर, इस तस्वीर पर देखो। तो किसी को किसी चीज की तरफ दिखाना है, डायरेक्ट करना है, तो लुक का यूज होता है और उसके साथ में एट का यूज होगा, तो लुक एट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इनटू। ठीक है, इनटू को समझते हैं। इनटू का यूज कहाँ होता है, किसी चार दीवारी में भीतर जाने की स्थिति। ये मान लीजिए कोई चार दीवारी है, आप बाहर खड़े हैं, यहाँ पर मूवमेंट के साथ में आप इनसाइड में आते हो। मूवमेंट, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, मूवमेंट प्लस सराउंडिंग, अगर ये होता है तो क्या होगा, यूज इनटू होता है। और जब ऑलरेडी सराउंडिंग में हो तो इन या इनसाइड यूज होता है। आया समझ में, इन या इनसाइड। लेकिन मूवमेंट के साथ में आप किसी चार दीवारी में या कंफाइनमेंट में जाते हो, किसी के अंदर प्रवेश करते हो, तो इनटू का यूज होता है। दूसरा, रूप परिवर्तन, आप इसको लिख लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, किसी चीज में एकदम बदल जाना, स्थिति, रूप बदल जाना, है ना, तो वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पर भी आप इनटू का यूज करते हैं। जैसे आप कह सकते हो ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। या मैं कहता हूं कन्वर्ट दी सेंटेंसेस इनटू पैसिव। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। A young boy jumped into the deep well. Into हो गया ना, कुएं के अंदर जा रहे हो स्थिति, तो वो क्या होगा, अंदर जाने की स्थिति मूवमेंट के साथ में। जैसे मैं कहता हूं I threw the coin into the river. मैंने नदी में एक सिक्का फेंका, तो गति के साथ में उसके अंदर जाने की ये स्थिति है, तो इनटू हुआ। द मैजिशियन चेंज्ड हिम इनटू अ डोंकी, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। उसको बदल दिया किसमें, डोंकी में, ट्रांसफॉर्म कर दिया, रूप परिवर्तन हो गया, तो इनटू का यूज हो गया। तो इनटू के ये दो इंपॉर्टेंट रूल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए टू का यूज देखते हैं। टू में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने से पहले, गंतव्य स्थान से पहले, इसको हम कहते हैं, देखो डेस्टिनेशन बोलते हैं, नोट कर लेना। डेस्टिनेशन, जिस स्थान पर पहुंच रहे हैं उस पहुंचने वाले स्थान से पहले टू का यूज होता है। ठीक है, आप इसको ये कह सकते हो लास्ट पॉइंट ऑफ प्लेस, यहां से वहां तक। तो ये जो लास्ट पॉइंट ऑफ प्लेस हुआ जिसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, वहां टू का यूज होता है। ठीक है, पहुंचने वाला स्थान हो गया आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, मैं मेरे ऑफिस जा रहा हूं। टू का यूज हुआ ना पहुंचने वाले स्थान से पहले टू। जैसे ही वेंट टू टेम्पल विद हिज कजिन्स, तो वेंट टू टेम्पल। समय बताने के लिए, समय बताने का यूज बहुत ही अच्छा यूज है, देखिए इसको समझ लेते हैं। समय बताने के लिए घड़ी में समय बताते हैं, मान लीजिए अभी बचे हैं 6:45। 6:45, ये बताना है आपको। कैसे बताओगे,
तो आप क्या बोलोगे? इट इज क्वार्टर टू 7। इट इज क्वार्टर टू 7, पौने 7 बजे हैं। इट इज क्वार्टर टू 7। ये अभी कितने बजे है? पौने 7। पौने 7। पौने 7 को क्या बोलेंगे? क्वार्टर टू 7। तो ये यहाँ पे टू का यूज हुआ है, समय बताने का यहाँ पर ये अर्थ है। आया समझ में? समय बताना हो, 10 मिनट कम है, मान लीजिए 6 में 10 कम है, तो इट इज 10 minutes to 6। या मिनट्स भी मत बोलो, इट इज 10 to 6। 6 में 10 कम है, कम बताना है तो टू का यूज यहाँ पर हुआ। ये कुछ फिक्स वर्ड्स है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एल्डर, ओल्डर, इनके साथ में टू लगता है, याद रखना है। फिक्स प्रेपोजिशन है, शी इज सीनियर टू मी, देन नहीं होगा। या ही इज जूनियर टू माई ब्रदर, ही इज जूनियर टू माई ब्रदर, याद रहेगा। इनको एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं और ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। इनको ये एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम टू माई ऑफिस। टू, ये हुआ डेस्टिनेशन, हुआ पहुंचने वाला स्थान, टू का यूज हो गया यहां पर। इट इज 15 to 12 AM, पौने 12 बजे हैं, इसको क्या कहेंगे? पौने 12। ठीक है, 12। तो पौने 12 बजे है, इट इज क्वार्टर टू 12। दे आर ऑल जूनियर टू मी, जूनियर के बाद में हमेशा टू आता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड preposition, याद रहेगा। ये फिक्स्ड एग्जाम preposition का एग्जाम्पल है। तो ये हुआ टू का यूज। समय सीमा भी बतानी हो, यहाँ पे जैसे ये देखा ना आपने, समय सीमा जैसे ही स्पोक फ्रॉम 3:30 to 4:15, ये हो गया समय की अंतिम सीमा। दो समय दे रखे हैं यहां से यहां तक, तो वहां पे टू का यूज हो गया। 3:30 से 4:15 बजे तक वह बोला, तो स्पोक फ्रॉम 3:30 to 4:15, याद रहेगा। तो समय की अंतिम सीमा हो गई। लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, टू का यूज। लास्ट पॉइंट ऑफ प्लेस, टू का यूज। यह भी हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं, इनको समझते हैं, ऑन को समझते हैं। ऑन का यूज बहुत अच्छा यूज है। देखिए ऑन कहाँ यूज होता है? सबसे पहले किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर छूने की अवस्था होने पर। मान लीजिए ये एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल के ऊपर कोई बॉल पड़ी है, ठीक, ये टेबल का सरफेस है, इस सरफेस पे बॉल का टच होना, ये ऑन की स्थिति होती है। ये मेरा हाथ है, इस हाथ पर मान लीजिए मैं पेन रखता हूं, तो द पेन इज ऑन माई palm, टच करने की स्थिति होनी चाहिए, तो ऑन का यूज होता है। आया समझ में? तो टच की स्थिति, अगर छूते हुए स्थिति है तो ऑन का यूज होता है। दिन बताना है, जैसे ऑन मंडे, मैं कहता हूं व्हाट आर यू डूइंग ऑन मंडे, सोमवार को क्या कर रहे हो, ठीक। या मैं कहता हूं ही वॉज born ऑन सैटरडे, सैटरडे को पैदा हुआ, ही वॉज born ऑन सैटरडे। या तारीख से पहले, अब तारीख भी बतानी है, तो ही वॉज born ऑन 4th September, तारीख से पहले ऑन का यूज होता है। तो डे और डेट नोट कर लेना, डे और डेट के लिए ऑन का यूज होता है। कई बार किसी बुक की विषय वस्तु भी बतानी हो, आप ये भी एक नोट कर लेना, कंटेंट बताना हो, आप इसको ये समझ लो, कंटेंट या विषय वस्तु। विषय वस्तु जैसे मैं एग्जांपल में कहता हूं दिस बुक इज ऑन palmistry, दिस बुक इज ऑन palmistry। तो विषय वस्तु किस विषय पर है ये बताना है, तो ऑन करके वो सब्जेक्ट लिखा जाता है, ये विषय वस्तु हो गई कि यह किताब पामेस्ट्री पर है।
तो ऑन यहाँ पर विषय वस्तु, ये तीसरा रूल आप यहाँ पर नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जाम्पल को समझते हैं। अब जैसे आपने ये देख ही लिया है, एग्जाम्पल्स। आई पुट द कीज ऑन द टेबल। टेबल हो गई, तो टेबल के ऊपर छूते हुए की स्थिति में है तो ऑन द टेबल होगा। जैसे आई पुट द बुक ऑन द टेबल, या द बुक वॉज ऑलरेडी ऑन द टेबल, टच करते हुए की स्थिति हुई। ठीक है। माई मदर इज बॉर्न ऑन 15 अगस्त। मेरा मदर का जन्म 15 अगस्त का है, तो ऑन डेट से पहले यूज होता है। आई समझ में बात? अब आगे कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ये फिक्स प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल है। फिक्स प्रेपोजिशन जैसे ऑन फूट होता है, ऑन हॉर्स होता है, ऑन लीव होता है, ऑन फोन होता है, ऑन ड्यूटी होता है, ऑन टूर होता है, ही इज ऑन टूर, ही इज ऑन ड्यूटी। व्हाट आर यू डूइंग ऑन फोन? ठीक है। शी इज ऑन लीव टूडे, वह आज छुट्टी पर है, शी इज ऑन लीव। आई बात समझ? तो ऐसे बहुत से हैं, मैं तो ऐसे ही चलते में ही आपको बता रहा हूँ कि ये आपको याद रखने हैं। फिक्स्ड फ्रेजेस हो गई, ऐसे फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी है, हम आने वाली क्लासेस में उसको भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इस प्रेपोजिशन में देखते हैं आगे क्या आपको मिलता है। बाय, ये भी बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड प्रेपोजिशन है बाय का यूज। पहला तो समय बताने के लिए, समय बताने के लिए कैसे यूज होता है तो उसको समझते हैं। घड़ी से समय बताते हैं ना, घड़ी देख करके समय बताया, तो आप क्या कहोगे? इट इज 7 o'clock बाय माई वॉच। 7 o'clock बाय माई वॉच, ये हो गया समय बताने के लिए। ये फिक्स्ड पैटर्न होता है। ठीक है। बाय माई वॉच, इतना सा याद रखो, यहां समय बताने का सेंस क्या है? बाय माई वॉच। पैसिव वाक्यों में, पैसिव वॉइस पढ़ा हुआ है हमने, पैसिव वाक्य में हमने देखा था मैक्सिमम बाय का यूज होता है। तो बाय हिम, दिस बुक वॉज रिटन बाय हिम, यह किताब उसके द्वारा लिखी गई, तो बाय हिम, बाय माई फ्रेंड, बाय माई मदर, ये फिक्स यहाँ पर पैसिव एंड होता है इसमें। किसी के पास होने की स्थिति, क्लोजनेस बतानी है, प्रॉक्सिमिटी बतानी है, तो आप किसका यूज करते हैं? बाय का। जैसे माई डॉटर केम टू मी एंड सेट बाय मी। सेट बाय मी, मेरे पास बैठ गई, सेट बाय मी, मेरे पास बैठ गई, तो पास की स्थिति, नजदीकी की स्थिति बतानी है तो बाय का यूज होता है। यातायात का साधन, कन्वेंस बताना है ना, कन्वेंस बताना है, ट्रांसपोर्टेशन बताना है, तो आप क्या यूज करते हो? बाय का यूज करते हो। बाय कार, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, है ना, बाय बस, है ना, बाय रोड, आप क्या बोलते हो? आई हैव कम हियर बाय रोड, मैं यहाँ बाय रोड आया हूँ। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन होता है। बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय रोड, ये आपको याद रखना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में समय बताने के लिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा हुआ है जिसमें शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है। टेंस में हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा कि बाय का यूज समय सीमा बताने के लिए होता है, तक का अर्थ देता है। जैसे मैं कहता हूँ शाम तक मैं ये काम कर चुका होगा, तो आई विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय इवनिंग, बाय द इवनिंग। आई shall have completed this task by the evening, शाम तक, अर्थ क्या हुआ? शाम तक ये काम कर चुका हूंगा, तो बाय द इवनिंग का मतलब समय सीमा आपने बताई है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा बाय का यूज होता है। इसको और एग्जांपल से समझते हैं। इट इज 3:30 बाय माई वॉच, समय बताने के लिए हो गया इसका यूज। मेरी घड़ी में 3:30 बजे है। इट इज 3:30 बाय माई वॉच। शी स्टूड बाय मी, वह मेरे पास खड़ी हो गई, खड़ी हो गई।
पास का अर्थ दे दिया ना, बाय। आई हैव कम हियर बाय रोड, सड़क से आया हूं मतलब आप कार से या फिर बस से आए हो तो बाय रोड कह दिया। बाय बस कह सकते थे, बाय कार कह सकते थे, बाय ट्रेन कह सकते थे। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे, इट वॉज एक्सिक्यूटेड बाय हिम। ये हो गया पैसिव का एग्जाम्पल, है ना। पैसिव के बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो आप बाय ही बाय मिलेगा उसमें। ठीक है, तो वो आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। शी विल हैव टेकन क्लास बाय 3 p.m. 3 बजे तक वह क्लास ले चुकी होगी। 3 बजे तक वह क्लास ले चुकी होगी। तो बाय प्लस टाइम का यूज हो गया इसमें। ठीक है, इसके साथ में इसमें देखिए कुछ फिक्स फ्रेजेस और है, ये आप लिख लेना, याद कर लेना। जनरल बता रहा हूँ, फिक्स फ्रेजेस भी बहुत ज्यादा है, कितनी याद करोगे। जनरल चलते मैं बता रहा हूँ। बाय चेक, जैसे आई हैव मेड द पेमेंट बाय चेक। यू विल रिसीव द बुक बाय पोस्ट। बाय हैंड, बाय चांस संयोग से कहते हैं ना। बाय हार्ट मतलब कंठस्थ कर लेना। मैं कहता हूँ लर्न ऑल दीज रूल्स बाय हार्ट। ये नियम सारे कंठस्थ कर लो। कैसे बोलोगे इस बात को, ये नियम कंठस्थ कर लो। लर्न ऑल दीज रूल्स बाय हार्ट। बाय मिस्टेक, जैसे शी एंटर्ड माई रूम बाय मिस्टेक, या मैं कहता हूँ शी ब्रोक माई मोबाइल बाय मिस्टेक, उससे मेरा मोबाइल गलती से टूट गया, तो बाय मिस्टेक फिक्स फ्रेज है, याद रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, विद देखते हैं। ठीक है, विद का ज्यादातर हम अर्थ देखते हैं ना, वो किस सेंस में देखते हैं, साथ बताने के लिए। ठीक है, जैसे किसी का साथ या कंपनी बताने के लिए। जैसे मैं बाजार उसके साथ गया, आई वेंट टू द मार्केट विद हिम, मैं उसके साथ बाजार गया। या फिर वह अपने अंकल के साथ है, तो ही इज विद हिज अंकल, ही इज विद हिज अंकल। ये हो गया कंपनी बताना है। तो किसी कार्य को करने का तरीका बताना है, ये इंस्ट्रूमेंट ही होगा एक तरीके से, किस तरीके से आप साधन का प्रयोग करते हो, तो उसमें आप विद का यूज करते हैं। जैसे ही ब्रोक द फ्लावर पॉट विद अ हैमर, कैसे किया, विद का यहाँ पे यूज हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट भी हो गया ना ये, तो रूल एक ही है, इंस्ट्रूमेंट या किसी को काम को कैसे किया गया, मैनर बताना है, तो विद का यूज हुआ। आई वेंट टू द फेयर विद माई फ्रेंड, ये हो गई आपके कंपनी, साथ का अर्थ बताना है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, विद में इतने ही रूल थे। ऑफ देखते हैं। ऑफ का देखिए रूल, ये ध्यान में रखना, मैंने इसको बोला है लेकिन ये साउंड क्या होता है, औ होता है। इस ओ एफ को औ बोला जाता है। बोल चाल में इसको ऑफ बोल देते हैं हम, लेकिन ये औ होता है। ठीक है, औ। इसका यूज कहाँ होता है, सबसे पहला रिलेशन बताने के लिए। जैसे मैं कहता हूं कि यह मेरे भाभी की सिस्टर है, तो मैं क्या बोलूंगा, शी इज सिस्टर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ। यह मेरे भाभी की बहन है, तो शी इज सिस्टर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ। याद रहेगा। तो रिलेशन बताया है संबंध बताने के लिए। अधिकार बताने के लिए, अधिकार का मतलब क्या होता है, पोजेशन, अधिकार बताना है, तो आप किसका यूज करोगे, ऑफ का यूज करोगे। जैसे दिस इज द क्लास ऑफ माई ओन, यह मेरी खुद की क्लास है, दिस इज अ क्लास ऑफ माई ओन। दिस बिल्डिंग इज ऑफ माई अंकल, दिस हाउस इज ऑफ माई इन लॉज। आया समझ में। डाई के साथ में देखो, डाई वैसे तो फिक्स प्रेपोजिशन में आता है, डाई ऑफ होता है तो डिजीज होता है। डाई ऑफ सम डिजीज हमेशा फिक्स होता है। ये अपने एग्जाम्पल में अभी देख लेते हैं, मैंने एग्जाम्पल में इसको अच्छे से नोट किया है। पहले तो शी इज द कजिन ऑफ आर एम पी, ये क्या हो गया, रिलेशन बताया,
वह हमारे एमपी की कजिन है। तो रिलेशन बता दिया ना एमपी का, और उसका क्या रिलेशन है कि वो कजिन है। शी इज कजिन ऑफ आर एमपी। ही इज द ऑनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो ये आप इसका ऑनरशिप बताते हो ना, इसको आप ऑनरशिप बोल दो चाहे, या पोजेशन बोल दो। स्वामित्व बताना है, ठीक है, अधिकार बताना है, तो ऑफ का यूज हो गया। डाई ऑफ मलेरिया, तो डाई ऑफ डिजीज हो गया, या डाई ऑफ स्टार्वेशन हो गया, तो डिजीज हो गया तो ऑफ का यूज होगा। ऐसे स्टार्वेशन हो गया, थर्स्ट हो गया, ठीक है, पॉवर्टी हो गया। लेकिन वह किसी घाव से घायल हुआ है, तो मरा है, तो ही डाई फ्रॉम हो जाएगा, वहां पे डाई फ्रॉम होगा। आई बात समझ में? तो डाई ऑफ काफी कॉमन फिक्स्ड प्रेपोजिशन का एग्जांपल है, इसलिए इसको मैंने अलग से बता दिया। आगे बढ़ते हैं, फॉर को समझते हैं। फॉर, वैसे तो आप फॉर का अर्थ क्या लेते हो? के लिए। लेकिन सिर्फ यही नियम नहीं है, और भी है। प्रेपोजिशन को नियम अर्थ करके समझोगे तो गड़बड़ कर देते हैं। उद्देश्य बताने के लिए मैं कहता हूं यहां कैसे आना हुआ, तो मैं कहता हूं आई हैव कम हियर फॉर, आप पर्पस बताओगे, आई हैव कम हियर फॉर ग्रुप डिस्कशन जीडी, आई हैव कम हियर फॉर जीडी। या फिर आप कहते हो शी हैज कम हियर फॉर स्पोकन इंग्लिश, वह स्पोकन इंग्लिश के लिए आई है। उद्देश्य हो गया ना। जैसे आई गो टू टेम्पल फॉर वर्शिप, मैं पूजा के लिए मंदिर जाता हूं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आप दो यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज देखिए कहाँ होता है। फॉर, इसके सामने मैं लिख देता हूं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे देखिए समझते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब 6 आवर्स, 2 डेज। ये जो एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ये पीरियड ऑफ एग्जांपल्स के पीरियड ऑफ टाइम के हैं। 2 डेज, 3 years, 3 years, या फिर मैनी ईयर्स, मैनी ईयर्स। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे एग्जांपल है पीरियड ऑफ टाइम के। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर हाफ एन आवर, समय पीरियड ऑफ टाइम दे दिया ना, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, फॉर हाफ एन आवर होता है, तो वहां पे फॉर का यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस का यूज होता है, ये आगे हम पढ़ लेंगे। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने या खरीदने के लिए, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को खरीदते हैं, खरीदने का सेंस देना है, तो वहां पर फॉर का यूज होता है। अब ये इसको आप एक्सचेंज कह सकते हो, या फिर आप परचेज कह सकते हो। दोनों में आप कोई कीमत दे करके कोई चीज खरीदते हो तो फॉर का यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे आई बॉट इट फॉर 300 रुपीज, मैंने यह 300 रुपए में खरीदी, ठीक है। यह 300 रुपए में खरीदी, अर्थ से तो हम समझ नहीं सकते ना, फॉर का मतलब तो के लिए हमने देखा था, पर वो एक पर्टिकुलर सेंस में होता है, यहाँ पर फॉर का यूज होगा, ठीक है। आई हैव कम हियर फॉर डिबेट, मैं यहाँ डिबेट के लिए आया हूँ। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स, किसके लिए? मेरे लिए। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स मेरा 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, तो ये हो गया हैव बीन प्लस आईएनजी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने फॉर का यूज कर लिया, ठीक है। अब कई बार जैसे जगह बताते हैं ना कि मैं यहाँ से वह जयपुर से रवाना हुआ, या जयपुर जयपुर के लिए रवाना हुआ। मान लीजिए आप यहाँ हो, बीकानेर में हो, आप जयपुर के लिए रवाना हुए, तो क्या यूज होता है? लीव फॉर जयपुर। ऐसे अगर बोलते हैं तो डेस्टिनेशन बताने के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे शी हैज लेफ्ट फॉर टेम्पल,
वह मंदिर के लिए रवाना हो गई। शी हैज लेफ्ट फॉर टेम्पल, ठीक है, या ही हैज डिपार्टेड फॉर हांगकांग। आई बात समझ में? फॉर का यूज पहुंचने वाले स्थान से पहले इस सेंस में भी यूज होता है। अब आगे देखते हैं फ्रॉम। फ्रॉम को समझते हैं। किसी भी चीज का स्रोत बताना है, सोर्स बताना है। मैं कहता हूं यह कहां मिला, आई गॉट इट फ्रॉम द मार्केट। मैं कहता हूं ये पेन कहां से मिला, आई गॉट इट फ्रॉम अ शॉप इन सो एंड सो मार्केट। मुझे इस मार्केट में, एक दुकान में ये मिला। तो सोर्स बता दिया आपने। वी गेट लाइट फ्रॉम द सन, है ना? तो ये क्या हुआ, फ्रॉम बता दिया, सोर्स बता दिया। रवाना होने वाले स्थान से पहले, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेस, आप कहां से रवाना हुए हो। पहुंचने वाले स्थान में तो हमने पढ़ा था टू यूज होता है। रवाना होने वाले स्थान से पहले फ्रॉम। जैसे ही इज कमिंग फ्रॉम हिज ऑफिस, कहां से आ रहा है, ऑफिस से, वहां से रवाना हुआ है। तो रवाना होने वाले स्थान से पहले, जिसको आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेस बोलते हैं, ये क्या होता है, फॉर का, इसमें फ्रॉम का यूज होता है। जैसे ही ट्रेवल्ड फ्रॉम जयपुर टू स्विट्जरलैंड। ट्रेवल फ्रॉम जयपुर टू स्विट्जरलैंड। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेस क्या था, जयपुर था, तो उससे पहले फ्रॉम। और लास्ट पॉइंट ऑफ या एंडिंग पॉइंट ऑफ जो प्लेस हुआ वो क्या था, स्विट्जरलैंड। तो ये हमने टू में पढ़ा ही था। समय के प्रारंभिक बिंदु से पहले समय बताना है। वह सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक पढ़ता है। तो स्टडीज फ्रॉम 6 in the morning टू 8 o'clock एट नाइट। तो सुबह 6 से, तो ही स्टडीज फ्रॉम 6 in the morning, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, फ्रॉम का यूज हो गया। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। ही नोटेड दिस वर्ड फ्रॉम अ डिक्शनरी। सोर्स बता दिया आपने, क्या किया, यहाँ पे सोर्स बताया है। तो से का अर्थ हो गया इसमें, हिंदी यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ, से। ये कई जगह पे आपको से का अर्थ देता है। दिस इज नॉट अ डेफिनेट और फाइनल रूल, it depends on the sense, but at maximum it is used in the sense of say. जैसे she has come from Kolkata, वह कोलकाता से आई है। she has come from से आई है, तो वह कलकत्ता से आई है। मैंने यह शब्द डिक्शनरी से नोट किया है। he studies from morning to night, सुबह से रात तक। तो सुबह से का अर्थ हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया फ्रॉम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपॉन और ऑन टू। इसका एक ही रूल है अपॉन और ऑन टू का, गति के साथ, मूवमेंट। इसको आप लिख लीजिए, मूवमेंट प्लस एक स्थान से दूसरे स्थान पर चढ़ने के लिए, टचिंग द पोजिशन, टचिंग अ सरफेस। अब इसमें रूल क्या होता है, ऑन वाला रूल है। ऑन में क्या हुआ, मान लीजिए ये टेबल है, टेबल पे ऑलरेडी कोई चीज रखी हुई है, बॉल रखी हुई है, तो द बॉल इज ऑन द टेबल। जब ऑलरेडी उस पे रखी हुई है और सरफेस को टच कर रही है, तो ऑन द टेबल हो गया। लेकिन आप उसको फेंक करके उस पर रखते हो, तो अपॉन हो गया या ऑन टू हो गया। दोनों का रूल एक ही है, तो मैंने एक साथ इसमें डाल दिया। जैसे ही थ्रू हिज बुक ऑन टू द टेबल, ही थ्रू द बुक ऑन टू और अपॉन द टेबल। या जैसे मैं कहता हूं, द कैट जम्प्ड अपॉन द माउस, उसके ऊपर कूदना। ठीक है, द कैट जम्प्ड अपॉन द माउस, उसके ऊपर, तो अपॉन हो गया। ही जम्प्ड अपॉन माई डेस्क, वह मेरे डेस्क पर कूदा। तो फाइनली आया तो टचिंग द सरफेस, लेकिन मूवमेंट के साथ में हुआ, तो ये क्या हुआ, अपॉन हो गया। मूवमेंट हुआ तो अपॉन, सिर्फ टचिंग द सरफेस है तो ऑन। अपॉन और ऑन टू का एक ही रूल होता है, इतना ही रूल है इसका। आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे जो रूल आ रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट ले लो या रोक करके एक बार लिख लो इनको।
नेक्स्ट देखते हैं बिटवीन। बिटवीन को समझते हैं। जब दो के बीच की बात होती है, दो के बीच की बात, दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच की स्थिति को बताना है, तो हमेशा बिटवीन का यूज होता है। एग्जाम्पल, आई डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स बिटवीन पारुल एंड पायल। मैंने पारुल और पायल के बीच में चॉकलेट्स है वो बांटी। दोनों के बीच की बात है। when the number of persons are two, not more than two, दो के बीच की बात है, तो in that case we always use between। वहां पर हम between का यूज करते हैं। याद रहेगा ये? कई बार एग्जाम में आपको ऐसे भी मिल सकता है, when the number of persons are fixed। एक टीम में 11 मेंबर है, मान लीजिए there is a team और 11 मेंबर्स ही है, तो वहां पर भी कई बार between का यूज मिलता है। when the number of persons in the group is fixed and you are talking about these fixed number, जैसे he distributed uh, the t-shirts between the players of the team। टीम के प्लेयर्स में उसने टी शर्ट्स बांटी। तो चूंकि ये फिक्स नंबर था तो बिटवीन कर दिया। दो से ज्यादा होने की स्थिति में भी ऐसा हो सकता है, वरना दो के बीच में एक रूल जो कॉमन और क्वाइट कॉमन रूल है वो ये है कि दो के बीच की बात है तो बिटवीन का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अमंग को देखते हैं। अमंग कहाँ यूज होता है? अमंग का यूज होता है दो से अधिक होने पर, टू प्लस अगर है, उनके बीच की बात है, दो व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच की बात है, तो अमंग का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, टीचर डिवाइडेड बुक्स अमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अमंग का यूज दो, दो का यूज आप लिख लीजिए बिटवीन, और दो प्लस का रूल है तो क्या होगा? अमंग होगा। एक और ध्यान रख लीजिए, एक वर्ड होता है amongst, कोई डिफरेंस नहीं है, रूल एक ही है। इसके बाद में अगर जो वर्ड आ रहा है वो वावल साउंड से शुरू होता है तो amongst होगा। जैसे amongst us, मैं कहता हूं, ये आप ये भी नोट कर लीजिए, ये वावल साउंड हो गया। जैसे मैं कहता हूं there is no confusion amongst us, there is no confusion, मैं ये लिख देता हूं there is no confusion amongst us, हमारे बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो amongst, ये जो अस आ रहा है ना, ये क्या हो गया? वावल साउंडिंग वर्ड हो गया। तो यहां पर आप amongst का यूज करेंगे, बाकी रूल वही है, among और amongst में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, टूवर्ड। दिशा बताने के लिए आप इसको क्या कहेंगे? डायरेक्शन। डायरेक्शन बतानी है, इस तरफ, वह इस तरफ गया, he has gone towards this direction। तो की तरफ का अर्थ देना है। he proceeded toward the temple, मंदिर की तरफ गया, तो वो क्या हुआ? toward हुआ। इसको towards भी एक ही बात होती है। ठीक है, तो toward का मतलब डायरेक्शन के बताना है, की तरफ, की ओर गया है तो की तरफ, ठीक है, या फिर की ओर, तो दोनों में टूवर्ड का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे का अर्थ, किसी के पीछे का अर्थ देना है तो बिहाइंड का यूज होता है। लेकिन स्थिर अवस्था बताने के लिए, एक पहली कंडीशन पीछे का अर्थ, दूसरा हो गया स्थिर अवस्था बतानी है तो बिहाइंड का यूज होता है पीछे का भाव देने के लिए। ठीक है, ही hid himself behind me, उसने मुझ खुद को खुद को मेरे पीछे छिपा दिया। या फिर मैं कहता हूं what is behind this box, इस बॉक्स के पीछे क्या है?
पीछे का अर्थ हो गया, और उसमें भी स्थिर अवस्था होती है तो बिहाइंड का यूज होता है। याद रखना है इस रूल को, क्योंकि आफ्टर में भी पीछे का सेंस होता है, लेकिन आफ्टर क्या बताता है? मूवमेंट को बताता है। पीछे पीछे चलना है तो वो आफ्टर में आता है, इसलिए पीछे और स्थिरता का भाव देना है तो बिहाइंड यूज होगा। वह मेरे से पीछे रह गया, मैं ये कहता हूँ तो ही लेफ्ट बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे रह गया। ही सिट्स बिहाइंड मी, वह मेरे पीछे बैठता है। बाकी याद रखना है, बहुत ही कॉमन यूज सेंटेंसेस है ये। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ही है तो इसको भी समझ लेते हैं। आफ्टर किसी के बाद का या पीछे का अर्थ देना है, किसी के बाद का या पीछे का अर्थ देना है। तो एक तो ये किसी के पीछे भागने या चलने का अर्थ देने के लिए, तो पीछे का अर्थ है तो आफ्टर का यूज हो गया, लेकिन मूवमेंट भी होना चाहिए। किसी के पीछे आप फॉलो कर रहे हो, जैसे ही इज वॉकिंग आफ्टर मी, वह मेरे पीछे दौड़ रहा है या चल रहा है, वह मेरे पीछे चल रहा है, मेरा अनुसरण कर रहा है, तो ही इज फॉलोइंग, ही इज वॉकिंग आफ्टर मी। फॉलोइंग में तो आफ्टर नहीं आता। जैसे अ बुल ran आफ्टर मी लास्ट नाइट, कल रात मेरे पीछे एक बुल दौड़ा। तो पीछे दौड़ने का सेंस हो गया, पीछे का अर्थ हो गया, और मूवमेंट का अर्थ है। ठीक, और आगे देखते हैं। योर नेम कम्स आफ्टर माई नेम, मेरे बाद में आता है। ठीक है, जैसे इसको क्या कहेंगे? तुम्हारा नाम मेरे नाम के बाद आता है। तो बाद का सेंस हो गया ना यहाँ पे, इसमें भी आफ्टर का यूज होता है, ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है ऑफ। ठीक है, अब देखिए जो ओ एफ था वो तो मैंने बताया ना कि वो तो होता है ऑफ, और ओ डबल एफ होता है ना, ये होता है ऑफ। कि डिफरेंस होता है, हम बोलने में कई बार ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन ओ एफ ऑफ होता है, ओ डबल एफ ऑफ होता है। ये क्या बताता है? किसी से अलग होने की स्थिति, दूर होने की स्थिति, या पृथकता। इसको कह सकते हैं सेपरेशन या डिस्टेंस की स्थिति बताते हैं, किसी से दूरी या सेपरेशन, अलगाव का भाव देते हैं। जैसे बी ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों से दूर रहो, इन किताबों से दूर रहो। दूरी का भाव, अलग होने का भाव दे दिया। जैसे ही kept himself off the newly planted ट्रीज, न्यूली प्लांटेड थे उससे उसने अपने आप को दूर रखा, तो ये ऑफ हो गया। ही फेल ऑफ होगा यहाँ पे, डबल एफ ओ डबल एफ। ही फेल ऑफ माई बाइक, वह मेरी बाइक से गिर गया। आई फेल ऑफ माई बाइक, मैं मेरी बाइक से गिर गया, तो बाइक से अलग होने का भाव हो गया ना, तो ओ डबल एफ आता है। ठीक है, ये होता है ओ डबल एफ। आगे देखते हैं सिंस। सिंस में देखिए क्या होता है, इसका एक ही रूल है, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। मैं ऑलरेडी वैसे आपको बता चुका हूं कि पॉइंट ऑफ टाइम से पहले दोनों में ये रूल आता है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो उससे पहले हमेशा सिंस का यूज होता है। उसके एग्जांपल, जैसे घड़ी का समय हो गया 6 बजे, वह जैसे ही हैज बीन स्टडीइंग सिंस 6 o'clock। फिर मैं कहता हूं वह मंडे से डे हो गया, जैसे शी हैज बीन लिविंग विद मी सिंस मंडे, जुलाई। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस जुलाई 1988। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1988, वह 1988 से यहाँ रह रहा है। ये सारे क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जाम्पल होते हैं, तो उसमें सिंस का यूज होता है दोनों टेंस में, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों में ये आता है। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रही है। तो सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग इवनिंग होता है, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है, ये भी यहाँ पे नोट कर लेना। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सारे भी पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। रवि हैज लिव्ड इन दिस बिल्डिंग सिंस हिज चाइल्डहुड, तो ये क्या हो गया? हैज प्लस थर्ड फॉर्म, परफेक्ट टेंस। ऊपर वाला ये तो क्या था? परफेक्ट
कंटिन्यूअस, ये क्या हो गया, सिर्फ परफेक्ट टेंस हो गया। तो अब इसमें क्या हो गया, रवि हैज लिव्ड इन दिस बिल्डिंग सिंस चाइल्डहुड, रवि इस बिल्डिंग में अब चाइल्डहुड से रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंस चाइल्डहुड, ये भी फिक्स फ्रेज होती है, सिंस और पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट होती है। तो ये हो गया परफेक्ट टेंस में सिंस का यूज। आगे बढ़ते हैं। ओवर, किसी के ऊपर, इसको नोट कर लो, होने की स्थिति में, वह ढके होने की स्थिति में होता है। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, टेबल के ऊपर मान लीजिए ये पंखा है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे ऊपर पंखा है, तो ऊपर होने की स्थिति, ओवर और अबव एक ध्यान में रखना। ओवर और अबव में वैसे दोनों स्थिति क्या होती है, हायर देन समथिंग, किसी से कुछ ऊपर है, बिना टच किए हुए है, तो ओवर अबव यूज होता है। ओवर अपने आप में क्या सेंस देता है, इस वर्ड से ही पता चल जाता है। देखो ओवर क्या सेंस एक और देता है, कवर होने का सेंस। ठीक है, मैं कहता हूं देयर इज अ फैन ओवर माई हेड या अबाउ माई हेड, दोनों ठीक है। क्या हुआ, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड अबाउ माई हेड, दोनों ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं शी स्प्रेड शीट ओवर माई टेबल, क्योंकि उसने पूरा कवर किया, कवर करने का सेंस आ गया, इस जगह से उस जगह तक पूरा कवर किया है, तो वहां पे अबव नहीं आया, क्योंकि ये टच करने का भी सेंस हो गया। तो वहां पे कवर के सेंस में ओवर का यूज हुआ। तो पहली सेंस क्या हो गया कि ऊपर होने की स्थिति, दूसरी कवर करने की स्थिति या एक कोने से दूसरे कोने तक ये स्थिति। देयर इज अ ब्रिज ओवर दिस रिवर, पूरा इस कोने से उस कोने तक वो कवर कर रहा है ना, देयर इज अ ब्रिज ओवर दिस रिवर, तो ओवर वहां पे यूज हो गया। देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, ठीक है। ओवर समाप्ति का भाव देना है, एंडिंग का सेंस देना है, तो भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आई स्प्रेड द शीट ओवर द टेबल, ये तो हो गया ना टेबल के ऊपर, स्प्रेड द शीट ओवर द टेबल, टेबल पर आपने बिछाया, तो वो कवर करने का सेंस हुआ। तो कवर करने का सेंस होता है, तो क्या यूज होता है, ओवर। द ब्रिज इज ओवर द रिवर, ठीक है, नदी ऐसे बह रही है, एंड देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, तो यहां से यहां तक कवर करने का सेंस होता है ये, तो इसलिए ओवर द रिवर होता है। द गेम विल बी ओवर एट 11 PM, तो ये ओवर का सेंस हो गया, समाप्ति का सेंस देना है, ठीक है। तो ओवर का यूज होता है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते देखते हैं अबव। अबव में भी क्या होगा, किसी के ऊपर होने की स्थिति। मैंने बताया ना कि अबव ओवर दोनों में ऊपर का अर्थ होता है, लेकिन यहां ध्यान रखना है कि ओवर तो कवर करने का सेंस देता है, अबव सिर्फ स्टेशनरी कोई पोजीशन में ऊपर है, तो ओवर का यूज होता है, ठीक है। तो वहां तो ओवर हो गया। मोर देन का सेंस, किसी से अधिक होने का सेंस देना है, तब भी ओवर का यूज होता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया, देयर इज अ फैन, द फैन इज अबव माई हेड। दूसरा, देयर आर अबव 100 ऑनलाइन व्यूअर्स, 100 से अधिक ऑनलाइन व्यूअर है। 100 से अधिक, ओवर का सेंस हो गया, मोर देन का सेंस, मोर देन 100, तो ओवर 100 हो गया यहाँ पर, ये ओवर का एक और यूज हो गया। बाकी ओवर और अबव लगभग एक जैसे है, डिफरेंस वहां पे ओवर में क्या होता है, कवरिंग का सेंस होता है, इस कोने से उस कोने, वो ओवर वहां पर अलग हो जाता है अबव से। अब आगे बढ़ते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस में देखिए, अक्रॉस में क्या होता है, किसी स्थान के दूसरी ओर होने का इंगित करना। जैसे मैंने अभी नदी का बताया ना, कि मान लीजिए ये नदी है और यहाँ पे ब्रिज है, तो यहाँ पे भी ही वेंट अक्रॉस, आप यहाँ से वहां गए, ही वेंट अक्रॉस द रिवर, नदी के उस पार गए, तो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान आप क्रॉस किया ना, तो क्रॉस करने का सेंस होता है। क्रॉस का अर्थ, आप चाहे वो नदी पार की है या आपने सड़क पार की है। जैसे आई हैव हिम गो अक्रॉस द रोड, सड़क के उस पार जाने में मदद की। ही लिव्स अक्रॉस दिस हिल, वह
मान लीजिए ये पहाड़ी है, उस पहाड़ी के यहाँ पर उसका घर है, ठीक है। तो वो आदमी यहाँ पर है, जो भी पर्सन है, उस पहाड़ी के उधर जाना है तो अक्रॉस द हिल हो गया, पहाड़ी के उस पार। तो किसी के उस पार का सेंस ये देना है तो अक्रॉस का यूज होता है। दिस देयर इज अ हॉरिबल केव अक्रॉस दिस रिवर, नदी के उस पार एक डरावनी गुफा है। देयर इज अ हॉरिबल केव अक्रॉस रिवर, नदी के उस पार या उस ओर एक डरावनी गुफा है। ये होता है अक्रॉस। नेक्स्ट लेते हैं थ्रू। थ्रू में क्या होता है कि एक तो होता है किसी से होकर गुजरना। मान लीजिए एक ऐसी कैनल आप समझ लीजिए कि कोई गुफा है या ऐसे कोई टनल आता है, तो टनल से होकर के गुजरना, ठीक है, टनल से होकर के गुजरना। या घना जंगल है, फॉरेस्ट है, वहां से होकर के आप निकले, तो किसी स्थान के पार होकर गुजरने की स्थिति थ्रू होती है। आई पास थ्रू अ स्टिंकिंग रोड, मैं एक बदबूदार सड़क से होकर गुजरा। जैसे ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट लास्ट नाइट। तो जंगल के से होकर के गुजरे, सड़क से होकर गुजरे, नदी से होकर के गुजरे, तो थ्रू होता है इस ओर से उस ओर, है ना, किसी से होकर के गुजरना, ये सेंस देता है थ्रू। आगे बढ़ते हैं। बिसाइड। बिसाइड का एक ही रूल होता है, क्लोजनेस बताना। जो अपने किस में पढ़ा था, बाय में पढ़ा था, है ना, प्रॉक्सिमिटी, नियर का सेंस, है ना, ये देना है। तो बिसाइड का यूज होता है। बिसाइड का मतलब भी क्या होता है, बाय द साइड। बिसाइड का मतलब भी क्या हुआ, बाय द साइड, नोट कर लेना, ठीक। किसी के पास या नजदीक की स्थिति को बताना है। जैसे माई सन वॉज सिटिंग बिसाइड मी, मेरे पास बैठा, मेरे पास बैठा, नजदीक बैठा, तो बिसाइड हो गया बाय द साइड। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चेंज हो गया, बिसाइड्स हो गया अब ये। बिसाइड्स का मतलब क्या हो गया, के अलावा, ठीक है। एक्सेप्ट का अर्थ देना है। शी हैज टू कार्स बिसाइड्स द स्कूटी, उसके पास में एक स्कूटी के अलावा दो कार है। तो के अलावा का अर्थ देना है तो बिसाइड्स होता है। कई बार एग्जाम में ध्यान रखना कि आपको बाय का सेंस देना है, आपको यूज करना है बिसाइड, इसी में ऑप्शन में आपको बी बिसाइड्स और दे दिया। अब कंफ्यूजन हो जाता है कि बिसाइड होगा या बिसाइड्स होगा। बिसाइड का मतलब बाय द साइड, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, ऐसे याद रख लो। बिसाइड का मतलब बाय द साइड, पास में। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, एक्सेप्ट, ठीक है। बिसाइड और बाय एक ही है, बिसाइड्स और एक्सेप्ट एक ही है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अबाउट और अराउंड। अबाउट और अराउंड, इसको समझते हैं। किसी स्थान के आसपास होने का अर्थ देना है। किसी, आप मान लीजिए घर है, घर के आसपास, पार्क है, पार्क के आसपास, ऑफिस है, ऑफिस के आसपास, का अर्थ देने के लिए अराउंड या अबाउट का यूज होता है। अबाउट का या अराउंड का यूज एक होता है लगभग का अर्थ देना, अप्रोक्सीमेट का अर्थ देना, ठीक है। अप्रोक्सीमेट का अर्थ देना है तो भी अबाउट और अराउंड का यूज होता है। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे ही इज प्लेइंग अराउंड दिस बिल्डिंग, वह इस बिल्डिंग के ही आसपास खेल रहा है। ही इज प्लेइंग अराउंड दिस बिल्डिंग और अबाउट दिस बिल्डिंग, ठीक है। आई हैव रेड अबाउट 20 नॉवेल्स, लगभग, क्या कहूंगा, लगभग 20 उपन्यास। मैंने लगभग 20 उपन्यास पढ़े हैं। तो लगभग का सेंस अराउंड और अबाउट हो सकता है। देयर वर अराउंड 4000
viewers or spectators in the ground. There were around या about दोनों लगभग 4000 लोग थे, दर्शक थे। ठीक है, तो वहां पे अराउंड या अबाउट हो गया। कई बार विषय वस्तु भी बतानी होती है तो अबाउट, जैसे दिस बुक इज अबाउट, या दिस स्टोरी भी कर सकते हो, दिस स्टोरी इज अबाउट एन ओल्ड मैन। किसके बारे में है वो बताना है, रेफरेंस बताना है, तो वहां पे भी अबाउट का यूज होता है, अराउंड का यूज नहीं होगा वहां पर, अबाउट का एक सेपरेट यूज हो गया। दिस बुक इज अबाउट द व्हाइट टाइगर, ये कहानी एक व्हाइट टाइगर के बारे में है। ठीक, दिस नॉवेल इज अबाउट टू सिबलिंग्स, आई बात समझ में, दो भाई बहनों के बारे में ये कहानी है, तो अबाउट का वहां पर यूज होता है। ये रूल भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं अलोंग। अलोंग क्या होता है, किसी स्थान के समानांतर, पैरेलल या साथ साथ चलने की स्थिति बतानी होती है, समानांतर या साथ साथ चलने की स्थिति। जैसे एक नदी चल रही है, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए बीच है, तो आप इसके पैरेलल चल रहे हैं नदी के, ठीक है, तो वो क्या हो गया, अलोंग द रिवर हो गया। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, आई वॉक अलोंग द रिवर। या फिर कोई सड़क है, सड़क के पास में आप फुटपाथ पे ऐसे चल रहे हो तो अलोंग द हाईवे, मान लीजिए ये हाईवे है, तो ही वॉज वॉकिंग अलोंग द हाईवे, से होकर के। या इसको जैसे कई बार ये होता है, यहां तक अलोंग का तो ये रूल हो गया, एक पास्ट और वर्ड होता है, ये भी नोट कर लेना। ही वॉज वॉकिंग पास्ट द बिल्डिंग, वह बिल्डिंग से के पास से गुजर रहा था, तो ये हो गया अलोंग, हो गया अलोंग द रिवर, अलोंग द बिल्डिंग, अलोंग द रोड, है ना। ये क्या होता है, अलोंग द गार्डन वॉल, गार्डन की बगीचे की दीवार के साथ समानांतर वह चल रहा था, और जैसे जैसे वो दीवार चल रही थी वैसे वैसे वो चल रहा था, ये होता है अलोंग में। नेक्स्ट लेते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट का एक सेंस जो बहुत कॉमन है वो होता है किसी के विरुद्ध या किसी के खिलाफ। इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही है या विरुद्ध खेल रही है, तो इंडिया इज प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, तो एक तो सेंस ये हो गया। सहारा लेना, लीन, किसी का सहारा लेकर के खड़े होते हो, जैसे आई वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, मैं दीवार के सहारे खड़ा था, तो अगेंस्ट द वॉल वहां पर यूज होता है। जैसे आई प्लेड अ गेम अगेंस्ट माई ब्रदर, मैंने गेम मेरे भाई के खिलाफ खेला। ही पुट द लैडर अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे, उसने सीढ़ी को दीवार के सहारे रखा, सहारे का सेंस लीनिंग करते हुए, उसके पैरेलल उसको रख दिया। ठीक है, आप खुद खड़े हो गए दीवार के सहारे, जैसे आई वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, या लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री, पेड़ का सहारा लेकर के खड़े थे, तो लीनिंग अगेंस्ट द ट्री होता है वहां पर। तो अगेंस्ट के दो सेंस हो गए, एक तो हो गया विरुद्ध और दूसरा हो गया सहारा लेने की स्थिति में अगेंस्ट। नेक्स्ट लेते हैं बिफोर। बिफोर का अर्थ पहले तो क्या होता है, एक तो होता है पहले होने का अर्थ देना, जैसे मैं तुमसे पहले यहाँ पहुंचा, आई रीच्ड हियर बिफोर यू, तो बिफोर का यूज पहले का सेंस हो गया। ठीक है, आगे का भी सेंस होता है, एक और लिख लीजिए आप आगे का सेंस, ही वॉज वॉकिंग बिफोर मी, वह मेरे आगे आगे चल रहा था। सामने होने का भी सेंस होता है, मैं कहता हूं देयर इज अ हॉस्पिटल बिफोर माई हाउस, मेरे घर के सामने एक हॉस्पिटल है, तो वहां पे इन फ्रंट ऑफ, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, या बिफोर माई हाउस, या फिर आप इसमें ऑपोजिट और लिख लीजिए, ऑपोजिट का भी एक preposition है जिसका मतलब भी यही होता है। देयर इज अ, तीनों बोल देता हूं, देयर इज अ गार्डन बिफोर माई हाउस, देयर इज अ हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज अ टेम्पल ऑपोजिट माई हाउस। तीनों का एक ही सेंस है, सामने का अर्थ देना है, तो पहले का अर्थ और सामने का अर्थ देना है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं,
जैसे द एक्सीडेंट हैड अकर्ड, एक्सीडेंट हो चुका था बिफोर आई रीच देयर, मैं वहां पहुंचा उससे पहले। ठीक है, इसका यूज होता है। आगे का भी सेंस क्या कैसे होता है देखो, जैसे योर नेम कम्स बिफोर माई नेम, आफ्टर जैसे पढ़ा था, बाद में आता है तो उसका ऑपोजिट हो गया, आफ्टर का ऑपोजिट बिफोर हो गया। योर नेम कम्स बिफोर माई नेम, तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले आता है। ठीक है, अब मैं कहता हूं यह उसके आगे रख दो, पुट इट बिफोर हिम, या प्लेस इट बिफोर द कंप्यूटर, है ना, पुट इट बिफोर द कंप्यूटर, तो आगे, उसके आगे रख दो। हिज हाउस इज बिफोर दैट ऑफ माइन, उसका घर मेरे घर के सामने है, तो हिज हाउस इज बिफोर दैट ऑफ माइन, या इन फ्रंट ऑफ दैट ऑफ माइन, मेरे घर के सामने। तो दो, इन फ्रंट ऑफ भी इसमें यूज होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, या फिर इसमें ऑपोजिट भी यूज होता है। नेक्स्ट लेते हैं बिलो। बिलो का सेंस क्या होता है, लोअर देन या लेस देन के सेंस में, किसी से कम होने का अर्थ देना है। लोअर देन या लेस देन के अर्थ को प्रकट करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे हिज मदर इज बिलो 60, उसकी माँ 60 साल से कम है, तो बिलो 60, लेस देन 60 या लोअर देन 60। ठीक है, इंफीरियर का अर्थ देना है, ये भी काफी जगह पे देखो यूज होता है। इंफीरियर का मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूँ, ये एग्जांपल देख लेना आप, इसको समझ जाओगे आप। दिस टास्क इज बिलो माई डिग्निटी, यह मेरे डिग्निटी के से नीचे है, यह काम मेरी डिग्निटी के सम्मान से नीचे है ये काम करना। तो वहां पे बीनीथ का सेंस और हो जाता है, बिलो और बीनीथ यहाँ पर कॉमन होते हैं। ठीक है, बिलो और बीनीथ यहाँ पर कॉमन हो जाते हैं जब इस तरीके का नीचे का अधीन का भाव देना है। शी डज नॉट अर्न बिलो 10,000, वह 10,000 से कम नहीं कमाती है, तो लेस देन हो गया ना 10,000, तो ये लेस देन का सेंस हो गया, लेस देन 10,000। then she does not earn less than 10,000 कहने की जगह below 10,000 कह दो, एक ही बात हो गई। तो beneath भी आप नोट कर लेना, beneath जो यूज होता है ज्यादातर इस सेंस में, डिग्निटी के सेंस में, फिगरेटिव इसका यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अंडर, अंडर में देखिए क्या होता है, नीचे का अर्थ देना है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं देयर इज नथिंग अंडर माई टेबल, मेरी टेबल के नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे का अर्थ हो गया, या अधीन का अर्थ हो गया, हु इज वर्किंग अंडर यू, है ना, आई एम नॉट वर्किंग अंडर यू, मैं तुम्हारे नीचे काम नहीं करता, अधीन काम नहीं करता हूँ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, नीचे का अर्थ और अधीन का अर्थ। माई मोबाइल हैज फॉलन अंडर योर टेबल, मेरा फोन तुम्हारी टेबल के नीचे गिर गया है, तो फॉलन अंडर योर टेबल, नीचे का एग्जैक्ट, मान लीजिए ये टेबल है, इसके ऐसे नीचे है तो ये अंडर होता है, वर्टिकली डाउन होता है तो अंडर इसमें होता है। कई बार अंडर द पिलो, जैसे आई पुट माई वॉलेट, आई पुट माई वॉलेट अंडर द पिलो, अंडर द बेड, अंडर द बेडशीट, तो वो क्या होता है वहां पर, अंडर का यूज हो गया यहाँ पर, अंडर द पिलो। टच करने का भी सेंस हो सकता है। हिज ऑफिस कम्स अंडर फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका ऑफिस वित्त विभाग के अधीन आता है, ये अधीन का सेंस हो गया, नीचे आता है या अधीन आता है। ठीक है, तो अधीन का सेंस देना है तो इसमें अंडर का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं टिल या अनटिल। टिल और अनटिल में तक का अर्थ देने के लिए, और कुछ नहीं, दोनों का अर्थ सेम होता है। अनटिल नेगेटिव में होता है, टिल पॉजिटिव में होता है। आई शेल फिनिश इट टिल 5 o'clock, मैं 5 बजे तक इसे फिनिश कर लूंगा। ठीक है, तो वहां पर इसमें टिल का यूज हो गया, अनटिल 5 o'clock, जब तक 5 नहीं बजते तब तक मैं कर लूंगा। तो टिल और अनटिल तक का अर्थ देते हैं, तो ये हुआ टिल और अनटिल। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विद इन, इसको भी समझ लेते हैं। अब जैसे क्या होता है विद इन में, टू शो टाइम लिमिट, मान लीजिए 9 बजे तक मैं कहता हूं मैं वहां पहुंच जाऊंगा, या मैं ये काम कर लूंगा 9 बजे तक,
9 AM कहा जाता है। तो विद इन और एक होता है इन, दोनों का यूज होता है समय सीमा सीमा बताने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ आई विल डू इट इन 10 आवर्स, मैं यह काम 10 घंटे में कर लूंगा, और आई विल डू दिस वर्क विद इन 10 आवर्स, तो दोनों में अपने को डिफरेंस समझना है। तो होता क्या है, जैसे मैं कहता हूँ कि आई विल डू दिस वर्क इन 10 आवर्स, कहने का मतलब है कि 10 घंटे खत्म होने तक पूरा पूरा टाइम लेते हैं और वहां खत्म होता है आपका काम होता है। तो समय सीमा के अंत तक होता है तब तो होता है इन। 10 घंटे कहा लेकिन आप 7 घंटे में कर लो तो होता है विद इन। उससे पहले पहले, खत्म होने से पहले पहले कर लेना, तो वो होता है विद इन होता है। तो इन और विद इन में दोनों में टाइम लिमिट है। डिफरेंस क्या हो गया, इन है वो उस सीमा तक पहुंच जाता है, जो सीमा बताई गई है 10 घंटे तक है ना, तो 10 घंटे तक ही होगा वो। और जब विद इन कहा जाता है तो इसका मतलब 10 घंटे है तो 8 घंटे में भी हो सकता है, उससे थोड़ा पहले हो जाता है वो, तो वो विद इन हो गया। उस समय सीमा से पहले हो जाना काम, वो विद इन में होता है। अब जैसे बियॉन्ड है, बियॉन्ड टू शो एक्सटेंट और लिमिट। जैसे मैं कहता हूँ यह मेरे क्षमता से परे है, दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, तो बियॉन्ड हो गया लिमिट बता देना, दिस इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी, मेरी क्षमता से परे है। टू शो अदर साइड ऑफ समथिंग, जैसे मैं कहता हूं ये मान लीजिए पहाड़ी है, देर इज अ केव बियॉन्ड दिस हिल, उसके अक्रॉस होता है ना, वही बियॉन्ड होता है, उसके परे, उसके और दूसरी ओर, तो वहां पे बियॉन्ड का यूज होता है। तो ये कुछ प्रेपोजिशंस हुए हैं जिसमें हमने लगभग सारों के रूल्स देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछिए, इस पे मैं और क्लैरिफिकेशन अगर किसी में चाहिए होगा तो दे दूंगा। इसके बाद में एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम फिक्स प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस 150 कुछ पढ़ेंगे जो कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन पे विद एग्जाम्पल हम उसको समझेंगे, और एक वीडियो हम एक्सरसाइज का बनाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।